Hello friends, my name is Divyanshu and you are on my channel which is Legal Pedagogy. Friends, I have been creating videos and uploading them on my channel which are helpful for every aspirant who is preparing for different law entrances across the country and even for the students who are currently enrolled in any of the law schools. Because my videos they range from current affairs to every aspect of law and various other things. I hope that you have yet subscribed my channel. आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा इसको. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है और बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझा भी पाते हैं, पर मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको ये डिफरेंस जो है ये समझ में आ पाए. ये डिफरेंस बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोका कोला को हम पेप्सी के साथ कंपेयर कर रहे हो या डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हूँ. तो आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा. जब तक आप लास्ट तक पहुँचेंगे तब तक आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है. देखिए कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफाइंड है. होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, साइड का मतलब होता है किलिंग. सो अगर इन दोनों को मिलाएं तो मतलब हो गया किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जैसे कि सुसाइड में साइड का मतलब हुआ किलिंग, सुई का मतलब हुआ ऑफ ओन सेल्फ, खुद की हत्या कर लेना. रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किंग एंड कल्पेबल का मतलब होता है रॉन्गफुल किलिंग. सो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब हो गया रॉन्गफुल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. बट हाउएवर every killing of a human being is not blameworthy, is not unlawful, is not against the Indian Penal Code. क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. कुछ किलिंग्स को जस्टिसेबल और एक्सक्यूजेबल माना जाता है एज पर द इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में आया था, जैसे कि आप सभी को पता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ उन एक्सेप्शंस का कि एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी में अगर किसी गैंगस्टर को मार देता है, अगर वो भाग रहा है, तो वो जस्टिसेबल, वो एक्सक्यूजेबल है, उसके लिए उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाएगा. वैसे ही अगर आप अपनी प्राइवेट डिफेंस में आत्मरक्षा के लिए किसी को मार दें तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसके लिए भी आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा. और चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी इन एक्सेप्शंस के साथ एग्जॉस्टिवली डील करता है, उनको विस्तार से बताता है कि कौन कौन से वो एक्सेप्शंस होते हैं. So, Section 299 of Indian Penal Code deals with culpable homicide and Section 300 deals with murder. However, एक केस था रामपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कहा गया कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है और मर्डर स्पीशीज है. इसका मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड एक पेड़ है और मर्डर जो है उसकी एक शाखा है. इन अदर वर्ड्स, every culpable homicide is not murder, but however every murder is a culpable homicide. क्योंकि हर culpable homicide murder नहीं होता है, कुछ essentials होते हैं जो कि fulfill करने पड़ते हैं, तभी culpable homicide murder माना जाता है. इससे पहले कि हम डिफरेंस समझे culpable homicide और murder में, दो चीज़ों के बीच में हमें डिफरेंस पहले से पता होना चाहिए. एक है इंटेंशन और दूसरा है नॉलेज. इंटेंशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक आप कार्य करने जा रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है. जैसे कि अगर कोई इंसान किसी को ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज से पिस्टल गोली मारता है सर पे, तो उसका इंटेंशन साफ है कि वो उसको मारना चाहता था. ये हुआ इंटेंशन. नॉलेज क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आपको पता है कि आप अगर एक इंसान को 10 मंजिल से नीचे धक्का देंगे तो वो मर जाएगा. ये हुआ नॉलेज. खाली आपको पता होना, आपको ज्ञात होना कि इस कार्य से दूसरा इंसान मर सकता है. सो इंटेंशन को हायर डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी माना जाता है और नॉलेज को उससे कम माना जाता है. पर हर एक प्रकार की नॉलेज एक क्रिमिनल एक्ट हो ये भी जरूरी नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा. सो अगर हमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस जानना है तो जरूरी है कि हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के जो क्लॉजेज हैं डिफरेंट उन्हें आपस में कंपेयर करें. जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड में 3 क्लॉजेज हैं, मर्डर में 4 क्लॉज हैं. सो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले सब क्लॉज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड को कंपेयर करें पहले सब क्लॉज ऑफ मर्डर के साथ, दूसरे वाले को हम कंपेयर करें मर्डर के दूसरे और तीसरे सब क्लॉज के साथ,
और तीसरे वाले को हम कंपेयर करें चौथे वाले के साथ। और जब हम इस कंपैरिजन को समझ जाएंगे तो हम इनके बीच का डिफरेंस भी समझ जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बेयरआर्ट आईपीसी की अगर आपके पास हो तो उसको लेके बैठें। वैसे मैंने सेक्शन क्या कहता है वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, पर अगर वो आपके साथ होगा तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा आगे की चीज़ें। दोस्तों, सेक्शन 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है, उसका पहला सब क्लॉज कहता है कि हूसोएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब कि अगर कोई भी इंसान दूसरे की डेथ कॉज करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। बट हाउएवर अब कंफ्यूजन आती है जब हम सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो भी यही कहता है कि except in cases therein after accepted, culpable homicide is murder if the act by which death is caused is done with the intention of causing death। मतलब दोनों में ही with the intention of causing death और causes death by doing an act, ये similar है। But however tricky part है ये, except in cases therein after accepted। इसकी वजह से ही 299 सब क्लॉज 1 में ये वाला क्लॉज डाला गया था। इन द फॉर्म ऑफ सब क्लॉज 1 ये क्लॉज डाला गया क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपका इंटेंशन होता है दूसरे वाले को मारने के लिए, पर आप मर्डर के अंडर चार्ज नहीं होते, आप कल्पेबल होमिसाइड के अंडर चार्ज हो जाते हैं, जिसमें आपकी इंटेंशन है और दूसरे की हत्या भी होती है। जैसे कि कॉजिंग डेथ बाय एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कि एक इंसान आया, आपके ऊपर अटैक किया, और जब वो आपसे वो चीज़ लेके भाग रहा था तो आपने उसके पैर पे ना गोली मारते हुए उसके सर पे गोली मार दी, तो आपने एक्सीड कर दिया अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इस केस में आप मर्डर के लिए चार्ज नहीं होंगे, ऑल्दो आपका इंटेंशन उसको मारने का ही था, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज होंगे क्योंकि आप एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं। दूसरा होता है कॉजिंग डेथ ड्यू टू सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। मतलब दूसरे बंदे ने आपको उकसाया, भड़काया और तब आपने उसकी हत्या कर दी, तो उसके लिए भी मर्डर नहीं, आप कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चार्ज होंगे। और तीसरा आता है ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी लॉफुली। मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट किसी गैंगस्टर को जब वो भाग रहा हो कुछ काम करके उसको मार दे तो उसके लिए वो और एक्सीड कर दे उस राइट को, मतलब वो चाहता तो उसे अरेस्ट कर सकता था पर उसने मार दिया, तो अगर ये ड्यूटी करते हुए ऐसी कुछ काम उनसे हो जाता है तो उसके लिए वो मर्डर के लिए चार्ज नहीं होंगे, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज होंगे। और एक और चीज़ जो हमें याद रखना है दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि अगर बच्चा मदर की वूम में है, मतलब उसका कोई भी पार्ट अभी तक मदर की वूम से बाहर नहीं आया है और उसकी हत्या कर दी जाती है माँ की कोख में ही, तो इसको होमिसाइड नहीं मानता है इंडियन पीनल कोड। बट अगर उसका कोई भी लिविंग पार्ट, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे चाहे उंगली हो चाहे हाथ हो, वो मदर की वूम से बाहर आ जाता है और ये नहीं पता है कि अभी वो सांस ले रहा था या वो जिंदा था, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जैसे ही उसका कोई बॉडी पार्ट मदर की वूम से बाहर आ जाएगा और तब उसकी हत्या कर दी जाए तो उसको होमिसाइड माना जाता है, उसको कल्पेबल होमिसाइड, उसको मर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। पर अगर कोई भी पार्ट बाहर नहीं आया है और माँ की कोख में है बच्चा और तब उसकी हत्या होती है तो उसको होमिसाइड नहीं माना जाता है एज पर द इंडियन पीनल कोड। अब आते हैं दोस्तों, अभी हमने पहले क्लॉज के साथ कंपेयर किया, अब हम सेकेंड क्लॉज को क्लॉज 3 और 4 ऑफ मर्डर के साथ कंपेयर करेंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड का 299 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? Whosoever causes death by doing an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। तो दोस्तों यहाँ पे इंसान का उस कार्य को करते हुए इंटेंशन बॉडीली इंजरी देने का है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी देने का जो कि डेथ कॉज कर सकती है। लाइकली जो वर्ड है, लाइकली मतलब क्या हुआ कि सर्टेन नहीं है कि उस कार्य से जो उसने बॉडीली इंजरी दी है उससे डेथ ही होगी, पर एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी ना हो कि एक प्रोबेबिलिटी है कि उससे डेथ हो सकती है, तो उस केस को कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी इलस्ट्रेशन में कि ए किड द एब्डोमेन ऑफ बी with such an attempt as to cause fracture in 2 ribs and rupture of spleen which was normal due to which B died। इसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने बी को एब्डोमेन पे लाते मारी और उसकी वजह से उसकी रिब्स में फ्रैक्चर आ गया। तो देखिए, जब भी हम एब्डोमेन पे मारते हैं तो ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि हम मार रहे हैं तो उसको चोट लगेगी, पर इतनी ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि डेथ हो सकती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर एक केस में इन ऑल द प्रोबेबिलिटी it is not certain that such an act would caused his death।
ये प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती है डेथ, पर ये सर्टेनिटी नहीं है। अगर इसी चीज को किसी ने सर पे मारा होता गोली से तो ये सर्टेन है कि डेथ ही होगी। पर जैसे कि हम कल्पेबल होमिसाइड को डील करें तो यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज, मतलब डेथ हो सकती है पर होगी ही होगी ये नहीं है। पर जब हम सेक्शन 300 के सब क्लॉज 2 पे आते हैं जो कि मर्डर से डील करता है, वो क्या कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if act is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows is likely to cause death of a person to whom such harm is caused। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है कि there is likelihood कि उसको डेथ हो जाए, ऐसी इंजरी वो उसको देता है। पर इसमें क्या है, इसमें जब वो बॉडीली इंजरी दे रहा है तो ऑफेंडर को पता है, ऑफेंडर को ये ज्ञात है, he knows that he is likely to cause death of that person by causing such an harm, कि मतलब अगर मैं उसको यहाँ पे मारूंगा तो उसकी मौत हो जाएगी, ये मुझे पता है और तब मैं उस कार्य को करता हूँ जिसकी वजह से दूसरे की डेथ हो जाती है। जैसे कि इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है कि एक बंदे को सर्जरी हुई हेड की, उसे ब्रेन हैमरेज था या कोई भी और बाकी बीमारी थी सर में, और वो आया था और उसके टाके लगे हुए थे सर पे, और जिस बंदे ने उसको अटैक किया उसने देखा कि हाँ इसके टाके लगे हुए हैं और उसको पता था कि अगर उसके हेड पे मारेगा तो ऑफकोर्स उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि अभी टाके उसके सर पे हैं और उसको ऐसा मारेगा या उसको हर्ट करेगा तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि द ऑफेंडर नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब ऑफेंडर को इसमें पता था कि भैया इसके टाके लगे हुए, इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा, और फिर उसने उसको मारा अपने मुक्के से ही और उस स्टिचेस पे मारा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं मर्डर में चार्ज हो जाएगा। पर अगर सिचुएशन ऐसी होती कि कोई इंसान होता, उसके सर पे ना कोई स्टिचेस होते, ना ऑफेंडर को पता होता कि अंदर इंटरनली कोई इसको इंजरी हुई हुई है और वो फिर मुक्का मार देता उसको सर पे, तो क्या है ये, इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब हो सकती है इसमें डेथ, पर इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट इज नॉट सर्टेन कि उससे डेथ ही हो। अगर ये केस होता कि कोई ऐसे स्टिचेस ना होते और इंटरनल इशू ऑफेंडर को ना पता होता वो कुछ सफर कर रहा है और वो उसको फिर मुक्का मारता सर पे और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग या A to Z कोई भी रीजन से उसकी डेथ हो जाती, तो इस केस में उसको कल्पेबल माना जाता, मर्डर ना माना जाता। पर जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया जिसमें उसे पता है कि उसके सर पे टाके लगे हुए हैं, वो एक सर्जरी से रिकवर कर रहा है और फिर जानबूझ के जानते हुए मैंने उसके सर पे मारा है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में मैं मर्डर के लिए चार्ज हो जाऊंगा। तो ये है दोनों में डिफरेंस। एक में वो बॉडीली इंजरी करना चाहता है, उसकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने की जो कि लाइकली है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डेथ भी हो सकता है। पर दूसरे केस में ऑफेंडर को पता है कि इस एक्ट से, इस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ होगी ही होगी। सो वो होता है मर्डर, और उससे पहले वाला केस जो मैंने डिस्कस किया वो होता है कल्पेबल होमिसाइड। अब हम कंपेयर करते हैं सब क्लॉज 2 को मर्डर के सब क्लॉज 3 के साथ। तो सब क्लॉज 3 क्या कहता है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and bodily injury is sufficient in ordinary course of nature to cause death। दोस्तों इसमें कैच पॉइंट है, इस सफिशिएंट मतलब वो जो बॉडीली इंजरी है वो सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब बाय इट्स वेरी नेचर वो उस इंजरी से उसकी डेथ ही होगी, ये सफिशिएंट है। वो बॉडीली इंजरी ऐसी है कि हर एक केस में उससे डेथ ही रिजल्ट होगी। जैसे कि अगर मैं कोई स्वॉर्ड लूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, अगर मैं कोई तलवार लूँ और नेक से उस पर वार करूँ, तो ये पता है सबको कि हर एक प्रोबेबिलिटी में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब ये इंजरी ऐसी है, मतलब ये कार्य ही ऐसा है कि दूसरे की डेथ होगी ही होगी। सो दिस एक्ट इज सफिशिएंट इन वेरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर बाय इट्स वेरी नेचर टू कॉज डेथ। सो ये केस होगा मर्डर का, जब आप किसी को तलवार से उड़ा दें, किसी का सर, किसी का गला घोटने की कोशिश करें चेन से। सो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये कार्य ही ऐसा है कि इसमें इंसान की डेथ ही होगी। सो वो मर्डर माना जाता है। नाउ इफ वी कंपेयर द लास्ट सब क्लॉज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड विच इज सब क्लॉज 3 विद सब क्लॉज 4 ऑफ मर्डर, तो सब क्लॉज 3 क्या कहता है ऑफ कल्पेबल होमिसाइड कि whosoever causes death with the knowledge that he is likely by such an act to cause death commits offense of culpable homicide। मतलब इंसान को नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है, बस नॉलेज है दैट ऐसे कार्य से दूसरे की डेथ भी हो सकती है, बस नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा।
तो नॉलेज होना केवल कि इस कार्य से किसी की डेथ हो सकती है, तो वो मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। जैसे कि एक छोटी सी गली है और वहाँ पे मैं ओवर स्पीड करके अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, वहाँ पे एक बंदा भी रहता है, उसका घर है, और मुझे पता है कि अगर वो गेट खोल के एकदम से आ जाएगा गली में तो उसकी डेथ हो सकती है। मुझे नॉलेज है कि हाँ उसकी डेथ हो सकती है, पर मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने का। सो ये हुआ कल्पेबल होमिसाइड। अब हम इसको कंपेयर करते हैं मर्डर के जो क्लॉज है लास्ट, वो क्या कहता है, इफ द पर्सन कमिटिंग दैट, जो ऑफेंडर है, नोज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, मतलब जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो इतना घातक है, इतना डेंजरस है, दैट वो इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज, मतलब 100% वो डेथ ही कॉज करेगा। मतलब वो बॉडीली इंजरी मैं ऐसी दे रहा हूं कि उससे डेथ ही होगी हर एक प्रोबेबिलिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो मर्डर हो जाएगा। सो एक तरीके से उसमें केवल नॉलेज है कि हाँ डेथ हो सकती है। इसमें क्या है, इसमें 100% श्योरिटी है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ या ऑफेंडर जो काम करने जा रहा हूँ उससे डेथ ही होगी। जैसे कि अभी हम उस छोटी सी गली में गाड़ी तेज दौड़ा रहे थे और उसको पता था कि एक बंदे का घर है, वो बाहर निकलेगा तो डेथ हो सकती है। वैसे ही अगर इस चीज़ में मैं ये करता कि बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट एरिया है, छोटी सी गली है, वहाँ पे लोग चल रहे हैं और मैं जोर से वहाँ गाड़ी दौड़ाऊँ, तो ऑफकोर्स ये माना जाएगा कि मेरा एक्ट इतना डेंजरस था कि इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी उसकी 100% ये है कि उससे डेथ ही होगी। तो इस केस में मेरे पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली नॉलेज नहीं है, यहाँ पे ऐसी नॉलेज है कि वो हर एक प्रोबेबिलिटी में, इन ऑल द probabilities it would cause the death, so this would constitute murder and not culpable homicide। whereas ऊपर वाले में केवल नॉलेज है कि हाँ डेथ हो भी सकती है, पर दूसरे वाले में क्या है कि हर एक 100% हर एक हालत में डेथ ही होगी। इसका एक केस है जिसने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, वो है रेज वर्सेस गोविंदा। ये महाराष्ट्र का केस है, सतारा एक जिला है वहाँ का, और 1876 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक लड़की थी 13-14 साल की, उसकी शादी हुई एक लड़के से, और एक दिन उनके बीच में झगड़ा हुआ, बहस हुई, तो आदमी ने उस लड़की की पीठ पे, उसके पति ने उसकी पीठ पे बहुत ज़्यादा पंचेज मारे, और पंचेज मारने की वजह से वो लड़की नीचे ज़मीन पे गिर गई, और उस आदमी को उसके बाद भी चैन नहीं मिला। वो उसके ऊपर चढ़ा, अपनी उसने नी को उसकी चेस्ट पे रखा और फिर वो अपने मुक्के बरसाने लगा उसके सर पे। हाउएवर जब वो ऐसा सर पे मुक्के बरसा रहा था तब कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ एक्सटर्नली, बट हाउएवर लेटर पोस्टमार्टम में डिस्कवर हुआ कि अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं सर के अंदर, ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका बर्स्ट होने की वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से वो मर गई। तो अब इस केस में क्या हुआ कि निचली अदालत ने बोला कि भैया तुमने काम ऐसा किया है कि ये तो मर्डर ही है, मतलब साफ तौर पे इंटेंशन थी आपकी उसको मारने की, तो हम आपको मर्डर के लिए चार्ज कर देते हैं। पर हाउएवर जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन कोर्ट जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई सज़ा देती है डेथ की, तो हाई कोर्ट को उसको कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो फिर ये केस गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बैठी और एक जज का ये मत था कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, एक ने बोला ये मर्डर है। अब फिर से मामला बीच में फंस गया, तो इसलिए थर्ड जज को हाई कोर्ट में रेफर किया गया और उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो काम इन्होंने किया है, मतलब किसी को सर पे मारना, चेस्ट पे पैर रख के और सर पे मारना, मुक्के बरसाना, इससे इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% सबकी मौत ही होती है ये, क्योंकि कोई ऐसा कार्य तो नहीं है कि जैसे गर्दन पे तलवार चला दी, मुक्का मारना सर पे, इससे हर केस में डेथ ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसमें इंटेंशन, जबकि ऐसा ये काम ही नहीं है कि इसमें हर एक केस में डेथ ही हो, तो ऐसा कहा भी नहीं जा सकता है कि उनकी इंटेंशन यही थी कि डेथ हो। इसलिए उन्होंने बोला कि उनको मर्डर के लिए नहीं, कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाना चाहिए और 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसलिए ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि वो कार्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें 100% डेथ का चांसेस हो, 100% डेथ की सर्टेनिटी हो, प्रोबेबिलिटी ना हो। सो ये है लैंडमार्क केस रेज वर्सेस गोविंदा, महाराष्ट्र का केस था, जिसमें डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल एंड मर्डर को एक्सप्लेन किया गया। तो अगर इसका पूरा जिस्ट निकालें हम कल्पेबल और मर्डर का, तो थोड़े से डिफरेंसेस ये निकल के आते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, बट हाउएवर एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड। एंड मर्डर में देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर इंटेंशन, मतलब जो आपकी इंटेंशन हो दूसरे को मारने की ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, तब आप मर्डर के लिए चार्ज होते हैं। पर अगर आपकी इंटेंशन थोड़ी कम है या बस नॉलेज है, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज हो जाएंगे, मर्डर के लिए नहीं होंगे। तीसरा डिफरेंस, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब आशंका है ऑफ डेथ, और सर्टेनिटी ऑफ डेथ, मतलब जहाँ यहाँ पे
स्कोप है कि डेथ होगी वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है और सर्टेनिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ सर्टेनिटी कि 100% केस में डेथ होगा ही होगा। हाउएवर कल्पेबल होमिसाइड में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, मतलब हो भी सकती है, हो ही हो ये जरूरी नहीं है। अगर वो केस होगा कि हो ही हो डेथ तो मर्डर में आ जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड हो तो वो कल्पेबल में आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे हमें और ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्नेक चार्मर एग्जिबिटेड इन अ पब्लिक अ वेनमस स्नेक whose fangs he knew had been extracted and to show his skill without any intention to cause harm to anyone placed the snake on the head of one of the spectators. The spectator trying to push out the snake was bitten and died in consequence. दोस्तों ये केस भी है और इसको मैंने यहाँ पे एज अ क्वेश्चन यहाँ पे ले डाउन किया है। तो इस केस में क्या हुआ कि एक सपेरा था और उसके पास एक डेंजरस सांप था जिसके दांत उसने नहीं निकाले थे, मतलब वो जहर उगल सकता था। तो उसको अपने स्किल्स दिखाने थे, पर उसका इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को भी हार्म करे या किसी की भी डेथ करे। तो उसने एक सांप लिया और एक स्पेक्टेटर के सर पे रख दिया, दर्शक के सर पे रख दिया उस सांप को। तो अब जब दर्शक ने हटाने की कोशिश की तो सांप ने उसे काट लिया और वो मर गया। तो इस केस में दोस्तों आप बताइए कि कोर्ट का क्या नजरिया रहा होगा, क्या वो कल्पेबल के लिए चार्ज होगा या मर्डर के लिए? दोस्तों इसका आंसर है कल्पेबल होमिसाइड, इसका आंसर मर्डर नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लाइक्लीहुड था कि स्नेक उसको काटे और वो मर जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसका इंटेंशन नहीं था, उसको नॉलेज था कि ऑफ कोर्स स्नेक काट सकता है, उससे वो मर सकता है, पर उसका इंटेंशन नहीं था कि उसकी डेथ कॉज करे। तो इसलिए इस केस में कोर्ट द्वारा भी ये डिसीजन दिया गया था कि ये कल्पेबल होमिसाइड का केस है, मर्डर का केस नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको इंग्लिश में। The deceased admonished her own son for not going for fishing with the co-villagers. Infuriated on this accused, the son brought an axe and dealt with blows on her shoulder and she died. There was no pre-plan of the offense. The blows were not on the neck or head region. तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा था कि एक लेडी थी, तो उनका बेटा जो था वो नालायक था, वो नहीं जा रहा था फिशिंग पे बाकी विलेजर्स के साथ। तो उन्होंने उसको डांटा वाटा, तो इससे वो भड़क गया, मतलब एक तरीके से प्रोवोकेशन आ गई, एकदम सडन फाइट होने लगा। और उसमें उसने क्या किया, वो एक एक्स लाया, एक कुल्हाड़ी लाया और शोल्डर पे अपनी माता जी को मारने लगा, जिसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। पर ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, पहले से उसके मन में कोई ऐसी आशंका नहीं थी, न ऐसा उसका कोई प्लान था कि वो अपनी माँ की हत्या कर दे। और देखा गया कि ये जो उसने मारा वो सर पे ना मार के नेक पे और सर पे नहीं मारा गया है, वो बाकी रीजन्स में मारा गया है। तो कोर्ट ने बोला कि दो बातें इसमें सामने आती हैं। एक तो पहली बात, इसमें कोई प्री प्लान नहीं था, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था कि वो मारे। और दूसरी बात, इंटेंशन इस बात से भी साफ हो जाता है कि इंटेंशन था या नहीं, कि उसने जो मारा वो सर पे या नेक पे नहीं मारा, क्योंकि अगर सर पे या नेक पे मारा होता कुल्हाड़ी तो ये साफ हो जाता कि द एक्ट वॉज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट वुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज हर डेथ। तो इसलिए इस केस में उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया गया, मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, देयर वर एज मेनी एज 24 इंजरीज ऑन द डिसीज्ड, 21 वर इंसेस, दे वर आइदर ऑन हिज हेड, नेक और शोल्डर्स, ऑन द फोरआर्म, ऑन वाइटल पार्ट्स। तो इसमें 24 इंजरीज मिली हैं और ज़्यादातर इंजरीज जो हैं वो वाइटल पार्ट्स, मतलब क्रूशल पार्ट्स, जैसे हार्ट का पार्ट हुआ, नेक हुआ, हेड हुआ, वहाँ पे थी। तो इस केस में बोला गया कि देखिए इंटेंशन इस बात से साफ हो जाते हैं कि जितने भी प्रहार किए गए हैं वो ऐसे पार्ट पे किए गए हैं जिससे कि दूसरे इंसान की डेथ हो जाए। तो ये साफ जाहिर होता है कि इसमें इंसान की इंटेंशन रही है कि दूसरे की डेथ कॉज कर दिया जाए, इसलिए इंसान को कल्पेबल होमिसाइड नहीं मर्डर के लिए चार्ज किया गया। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, अ पर्सन इज प्रिंसिपल है, पर्सन इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इसके फैक्ट्स हैं, ए और बी हाइड एंड सीक खेल रहे थे, ए जाके छुप जाता है एक बुश के पीछे, सी जो कि हंट करने आया था रैबिट्स को, उसने देखा कि बुश के आसपास कुछ मूवमेंट हो रही है और उसको लगा कि शायद रैबिट वहाँ पे छुपा हो, पर उसने जैसे ही फायर किया तो ए की हत्या हो गई, मतलब ए डाइड। और सी को नहीं पता था कि ए बिहाइंड द बुश छुपा हुआ है, तो पुलिस ने सी को मर्डर के लिए चार्ज कर दिया। तो अब आप बताइए कि क्या उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा या मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, विच इज सी वुड नॉट बी लाइबल फॉर मर्डर एज ही डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू किल ए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि झाड़ियों के पीछे ए छुपा हुआ है, उसको लगा कोई खरगोश छुपा हुआ है।
तो दोस्तों ये थी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस की वीडियो, और मैंने कोशिश की है, ऑल्दो बहुत टेक्निकल होता है और आप देखेंगे कि जुडिशरी भी इस पॉइंट को अभी तक आज तक सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है, और लॉ स्कूल में भी इसको एक्सप्लेन करना बहुत टफ होता है। मैंने कोशिश की है, मैंने एक प्रयास किया है कि आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आता है या बाकी किसी भी टॉपिक से, और मैं आपकी अगर सहायता कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई हैव बीन रनिंग दिस चैनल without any intention of being a YouTuber or a teacher. It's just being done to help all the aspirants around. So do सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई डाउट क्लियर करना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।